नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 18 मार्च 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है ये। कल जेपीएससी का पेपर था, आपने देखा ही होगा कि पेपर लीक हो गया है पूरा। और स्कूल में भी इस तरह के एग्ज़ाम नहीं होते जिस प्रकार से जेपीएससी लिया गया है। ये होना भी तय था, मार्च तक तो फॉर्म ही भरा गया है। इतनी जल्दी कैसे तैयारी करके कोई आयोग एग्ज़ाम ले सकता है। सब इलेक्शन का खेल है, चुनाव से ही सब कुछ तय होता है अपने देश में। चुनाव के ही चक्कर में उन्होंने ये किया और उल्टा पड़ गया दाव उनका। पेपर की ऐसी की तैसी हो गई और कुछ भी नहीं था। नहीं तो आप आराम से करवा सकते थे, नोटिफिकेशन पहले आ गया था तो चुनाव के दौरान भी करवा सकते थे, उसके बाद भी करवा लेते। एग्ज़ाम तो कम से कम सही तरीके से होता है ना। तो देखा ही आपने क्या है, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि बीपीएससी में भी क्या ऐसा ही होगा। बीपीएससी में तैयारी इतनी जल्दी नहीं की जाती है। जून जुलाई में आपका फॉर्म आएगा और आपको सितंबर में एग्ज़ाम लिया जाएगा। 30 सितंबर फिक्स डेट है, ठीक है। तो अभी तक तो यही है। तो कृपया करके इधर उधर के एग्ज़ाम जब आप देने जाते हैं तो उससे आपका समय बहुत बर्बाद होता है। आप देखिएगा, आपका सितंबर से कौन सा महीना चल रहा है, मार्च तक कैसे आ गया आपका नहीं पता चला होगा। तो इसलिए किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, जो थोड़ा सा पारदर्शी और सही होता है। यूपी का पीसीएस सही है अभी तक, पीसीएस अभी तो सही चल रहा है। बिहार का पीसीएस भी अभी 67, 68, 69 सही हुआ है। तो उसको बस केवल टारगेट कीजिए। इधर उधर जाने से आपका समय बर्बाद होता है और कुछ हासिल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मोटिवेटेड होकर पढ़िएगा, इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा और रेगुलर पढ़िएगा। होली बीतते ही आप अप्रैल में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए हेडलाइन क्या है, हेडलाइन तो वही सब है। बॉन्ड को लेकर बहुत सारे नाम उजागर हो रहे हैं, कोई किस पार्टी को दे रहा है, कौन किस पार्टी को दे रहा है, यही सब चीज़ें हो रही। तो इसमें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कम चीज़ें बनेंगी। हाँ, ये ज़रूर बन सकता है कि भाई चुनाव सुधार के लिए क्या किए जा सकते हैं। तो चुनाव सुधार के लिए क्या किया जा सकता है, ज़रा सोचिए कि भारत में चुनाव में जो काला धन का प्रवेश है, जितनी कंपनियों ने चंदा दिया है, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं होता तो क्या ये कंपनियां पैसा नहीं देती? बिल्कुल देती। तब काले धन के माध्यम से देती, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने दिया है। क्या पहले फंडिंग नहीं होती थी? बिल्कुल फंडिंग होती थी, अभी भी होती हैं, आगे भी होंगी, बस तरीका बदल जाता है। तो चुनाव सुधार को लेकर क्या क्या किया जा सकता है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार डिटेल में, और तो उसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। चुनाव सुधार को लेकर मैं एक स्पेशल वीडियो ही ला दूंगा, आर्टिकल डिस्कशन में हम लोग कर लेंगे, जिससे आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए। आज के मुख्य पेज पर एक और न्यूज़ है जो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन पीटी फैक्ट के तौर पर आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आर्टिकल पर चलेंगे। देखिए क्या है न्यूज़। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश से 2 कम्युनिटी का नाम है, जिनमें जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका सीरियल में एक नाम रखा जाता है, जिससे नाम आप सुनते ही उन बच्चों का क्या है, सीरियल नंबर, ये सब याद हो जाएगा आपको। ये कौन सा है कम्युनिटी? ये है लीसू कम्युनिटी और सिंगफो कम्युनिटी हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं और असम के भी कुछ हिस्सों में रहते हैं। उनके यहाँ पर बच्चों का नाम जो होता है ना, वो बड़ा ही अजीब तरीके से रखा जाता है। ऑर्डरली, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑर्डर दे आर बॉर्न इन द फैमिली। जिस हिसाब से वो परिवार में जन्म लेते हैं, जिस ऑर्डर में, उसी प्रकार से उनका नाम रखा जाता है। तो कौन सी कम्युनिटी है ये? लीसू और सिंगफो कम्युनिटी। कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। अब यहाँ पर एक नेशनल रिजर्व का भी नाम दिया हुआ है, नामदफा का है। नामदफा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। जहाँ पर भारत का आप इस तरह का मोड़ देखते हैं तो वहीं पर ये नामदफा है, छोटा सा इलाका, ठीक है। और प्राकृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध इलाका है ये। म्यांमार और चीन के साथ बॉर्डर भी लगता है यहाँ पर, तो वहीं पर नामदफा स्थित है। तो बस एक कम्युनिटी का नाम ध्यान में रखिएगा आप, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ओके। अब चलते हैं हम लोग आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, जो द हिंदू में आर्टिकल आया हुआ था डिटेल में। भारत के रिसर्च और डेवलपमेंट से संबंधित आर्टिकल है वो। जब भी आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो इसका यूज कहाँ पर करना है वो ज़रा सुनिए। जब आपसे पूछा जाएगा कि हम R&D में क्यों पिछड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आप इसको यूज करेंगे। उसके अलावा जहाँ पर भी साइंस एंड टेक की बात होगी या भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात होगी, वहाँ पर भी आप इसका उपयोग करेंगे। जहाँ पर भी एजुकेशन में सुधार की बात होगी, इनोवेशन की सुधार की बात होगी, वहाँ पर आप इस चीज़ का उपयोग करेंगे, ओके। तो R&D पर ये आर्टिकल आया हुआ है डिटेल में, उसको समझिए कि किस प्रकार से दुनिया भर के देश जो हैं वो अलग अलग अमाउंट खर्चे करते हैं R&D पर, और हम कितना कम खर्चा करते हैं R&D पर। क्या उसके कारण है, क्या निहितार्थ है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आर्टिकल को पढ़ते हैं। देखिए क्या है ये कि भारत का अनुसंधान एवं विकास प्रदेश, चुनौतियाँ और रणनीति, इसी पर ये डिटेल में आर्टिकल दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पर खर्चा भी दिखाया हुआ है कि भाई कितना खर्चा हम करते हैं दुनिया भर के हिसाब से। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि इसका आधार क्या था।
देखिए, भारत के अनुसंधान और नवाचार परिस्थिति तंत्र यानी कि एक इनोवेशन को लेकर जो हमने इकोसिस्टम बनाया हुआ है, उसको मजबूत करने के लिए 2024-25 के अंतरिम बजट में 1 लाख रुपए के कोष की घोषणा की गई। कितना किया गया है? 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई भारत सरकार द्वारा बजट में। ओके, जिसमें ये बताया गया कि भाई हम आने वाले समय में इनोवेशन और रिसर्च पर लगभग में 1 लाख करोड़ हम इस फाइनेंशियल ईयर में खर्च करने जा रहे हैं। जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है कि होगा, ठीक है, तो उस पर खर्च करने जा रहे हैं, ये बताया गया। अनुसंधान समुदायों के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। यह कदम एक व्यापक परिवर्तन को भी दर्शाता है, जो जय जवान जय किसान से जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान के राष्ट्रीय नारे के विकास में निहित है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था, जिसमें पहले था कि भाई जय जवान जय किसान किसने दिया था? तो शास्त्री जी ने दिया था। यह नारा आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को चलाने में अनुसंधान और विकास के महत्व की बढ़ती मान्यता को उजागर करता है। देखिए, अगर आपके देश में इनोवेशन नहीं होंगे, R&D पर खर्चे नहीं किए जाएंगे, तो हर टेक्नोलॉजी आपको कहीं ना कहीं बाहर से लाना पड़ेगा। और ये जो बाहर से इंपोर्ट करने वाली चीज़ें होती है ना, तो फिर आप एक केवल असेंबली लाइन बनकर रह जाते हैं, आप एक मैन्युफैक्चरर नहीं बन पाते हैं। देखिए, किसी चीज़ को बनाना और किसी भी चीज़ को असेंबल करना, इन दोनों में एक फ़र्क होता है। किसी भी क्षेत्र का आप बात कर लें, ठीक है, तो हम जब तक टेक्नोलॉजी को बनाना नहीं सीखेंगे, तब तक हम केवल सामान बनाने वाले बनकर रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी हमेशा बाहर से ही आएगा। इस पहल के पूर्ण प्रभाव को समझने के लिए भारत के वर्तमान अनुसंधान विकास से वित्त पोषण परिदृश्य को समझना महत्वपूर्ण है, और उसी को इस में समझाया गया है। भारत का R&D परिदृश्य, संख्या और रुझान क्या है? सबसे पहले हम खर्च को देखेंगे, कितना खर्च करते हैं हम R&D पर। R&D का मतलब क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देश में अनुसंधान और विकास पर अपने सकल व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 2010-11 में 6,01,968 मिलियन से बढ़कर 2021-22 में 12,73,810 मिलियन के करीब में हम इस पर खर्चा करते हैं। लेकिन ये जो ग्रोथ दिख रहा है आपको, 6 लाख से 10-11 में हम कहाँ पर आ गए हैं? 12 पर आ गए। लगभग 2 गुने का हमने खर्च किया है। इस वृद्धि के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत का R&D निवेश मात्र 0.64% है। यानी कि हमारे GDP का 1% भी हम R&D पर खर्चा नहीं करते हैं। ये आंकड़ा थोड़ा सा गलत है। जो चीन, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं से काफ़ी पीछे है। हालांकि देश अकादमिक प्रतिभा और अनुसंधान उत्पादकता के मामले में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। एकेडमिक जो हमारे पास मैन पावर है और पढ़ाई लिखाई का जो माहौल है, उसके कंपेयर करें हम अगर कहाँ से, तो R&D पर खर्चे से, तो वो नहीं है अपने देश में। जहाँ पर चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, ये जो देश हैं, USA, ये अपने GDP का बहुत बड़ा हिस्सा R&D पर खर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि उसी से टेक्नोलॉजी बन सकता है, उसी से देश में रिसर्च का माहौल बन सकता है, और हम जो हैं वो अपने यहाँ पर GDP का बहुत ही छोटा सा हिस्सा खर्चा करते हैं। ये बोला गया है इसमें। वार्षिक रूप से भारत में लगभग में 40,813 PhD जमा की जाती है। जो PhD हैं भारत में, PhD होल्डर्स, उनकी संख्या में हम बहुत आगे हैं। लेकिन पता ही आपको कैसे PhD होते हैं भारत में, है ना। यह संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन के बाद विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। साथ ही यह बौद्धिक पूंजी को बढ़ावा देने, वैश्विक अनुसंधान प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने की देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा PhD के अलावा अगर आप रिसर्च पेपर के मामले में जाएंगे, तो 3 लाख से ज़्यादा अपने देश में रिसर्च पेपर जो हैं वो प्रकाशित हुए हैं, जो विश्व में तीसरी सर्वाधिक है। देखिए, अपने यहाँ पर रिसर्च पेपर भी बहुत ज़्यादा प्रकाशित हो रहे हैं, PhD होल्डर्स भी ज़्यादा है, फिर भी भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च जो है वो ना के बराबर में है। और इसका क्या तात्पर्य निकलता है? इसका तात्पर्य ये निकलता है ना गुरु, कि अपने यहाँ जो रिसर्च और इनोवेशन के लिए पेपर छप रहे हैं, शोध पत्रिकाएं छप रही हैं, या PhD होल्डर्स बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, यह आउटपुट भारत के अनुसंधान परिस्थिति तंत्र की मजबूती और विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए देशवासियों के समर्पण को रेखांकित करता है। देश के लोग तो समर्पित हैं, लेकिन सरकार खर्चा नहीं करना चाह रही है, और प्राइवेट सेक्टर भी अपने देश में R&D पर खर्चा नहीं करती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारत ने पेटेंट अनुदान में सराहनीय प्रदर्शन किया है। 2022 में 30,490 पेटेंट प्रदान करने के साथ विश्व स्तर पर छठा हासिल किया स्थान। पेटेंट का मतलब कोई नया चीज़ बनाने के मामले में हमने विश्व स्तर पर छठा स्थान हासिल किया, पेटेंट रजिस्टर किया है हमने अपने अपने नाम से। जैसे मान लीजिए कोई अच्छा बुक लिखा तो उसका पेटेंट आप रजिस्टर कर सकते हैं, कोई नया उत्पाद बनाया, कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई तो उसका पेटेंट अपने नाम पर करवा सकते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है
कि अपने देश के लोग जो हैं वो तो कर रहे हैं इन चीज़ों को, सरकार के स्तर से थोड़ी सी बढ़ावा और भी दिए जाने की ज़रूरत है। यद्यपि यह आंकड़ा यूएस और चीन से कम है, लेकिन भारत के विकसित नवाचार प्रतिशत और बौद्धिक संपदा निर्माण की क्षमता पर भी प्रकाश डालता है कि भारत में एक तरह से एक माहौल तो है ही इस चीज़ को लेकर, बस एक पुश फैक्टर की आवश्यकता है। भारत में अनुसंधान और विकास निवेश के प्रेरक। भारत अनुसंधान विकास व्यय के मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? भारत में जो भी R&D का काम होता है वो मुख्य रूप से सरकार के द्वारा ही समर्थित है। प्राइवेट सेक्टर इन चीज़ों पर अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च शिक्षण संस्थान और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग शामिल है, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान काफ़ी कम है। 21-22 में सरकारी क्षेत्र ने GERD का 43.7% व्यय किया, जो R&D गतिविधियों को चलाने में सरकारी वित्त पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है कि सरकार जो है वो अपने स्तर से ही खर्चा कर रही है, प्राइवेट क्षेत्र जो है वो खर्चे नहीं कर रहे हैं। रक्षा अनुसंधान विकास और संगठन, DRDO, अंतरिक्ष विभाग और ये जो अलग अलग विभाग हैं, इनमें सबसे ज़्यादा खर्चे किए जाते हैं। उसके बाद से इसमें बोला गया कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो इन सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट है मात्र 36.4% का योगदान देते हैं। बाकी पैसा भारत सरकार ही खर्चा करती है। जो US या बाकी इकोनॉमी में ये करीब में 70% के करीब में है, वहाँ पर सरकार जो है वो कम खर्चा करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जो प्राइवेट फर्म है, प्राइवेट कंपनियाँ हैं, वो ज़्यादा खर्चा करती हैं। नवाचार और ज्ञान हस्तांतरण को बढ़ावा देने के निजी क्षेत्र की मजबूत भागीदारी, उद्योग अकादमी सहयोग से भारत के अनुसंधान विकास परिस्थिति तंत्र को लाभ हो सकता है। इसे बोला गया है कि एकेडमिक सेक्टर जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, और उद्योग, इनको जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे, तब भारत की इकोनॉमी को ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। उच्च शिक्षण संस्थान अनुसंधान और विकास निवेश में अपेक्षाकृत अल्प भूमिका निभाते इन संस्थानों 2021-22 में 1.5 बिलियन डॉलर का योगदान दिया था। R&D में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने, आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने एवं भारत की क्षमता को अनलॉक करने के लिए विविध हितधारकों को शामिल करने वाले बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमें क्या करना पड़ेगा? एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा, जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर और अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को, एकेडमी को इंटीग्रेट कर सकते हैं R&D के लिए, और सरकार को भी थोड़ा सा खर्चा बढ़ाना पड़ेगा और प्राइवेट जो पार्टियां हैं उनको भी थोड़ा सा इस क्षेत्र में आना पड़ेगा। अगला इसमें दिया हुआ है एक अलग से ही बनाकर कि भाई सरकार जो है और प्राइवेट प्लेयर जो हैं वो अनुसंधान विकास में कितना कितना निवेश करते हैं। इसमें यही चीज़ बोला गया कि जो सरकार है करीब में 54% के आसपास में निवेश करती है और GDP का 0.64% के आसपास में निवेश करती है। बाकी हिस्सा प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो निवेश करते हैं। दुनिया भर में प्राइवेट प्लेयर्स का योगदान एवरेज 65% के आसपास में है, जबकि अपने देश में प्राइवेट प्लेयर्स का योगदान कम है। यही बोला गया इसमें, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या बताया गया कि अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से पहल भारत सरकार कर रही है। तो निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, शिक्षाविदों को अनुसंधान बुनियादी ढांचों को मजबूत करना, राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप नीति NDTSP जैसी पहल तकनीकी प्रगति और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत देती है। इसके अलावा भारत सरकार जो है बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है, जिससे क्या हो कि भाई जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके। बौद्धिक संपदा की रक्षा करने, तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए संसाधनों का आवंटन नए बाजारों को खोल सकता है, नवाचार को बढ़ावा दे सकता है। नवाचार का तात्पर्य इनोवेशन से होता है। हाल ही में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF अधिनियम का पारित होना अनुसंधान और नवाचार को उत्प्रेरित करने के लिए सरकार के समर्पण को रेखांकित करता है कि भारत सरकार ऐसा नहीं है कि हाथ पर हाथ धर के रख कर बैठी हुई है। भारत सरकार भी नीतिगत तौर पर भी और योजनाओं को लाकर भी कोशिश कर रही है कि भारत में R&D को बढ़ावा दिया जाए। पहले से तो ज़्यादा खर्च किया ही जाता है। दुनिया कंपेयर में अभी भी हम कम खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्राथमिकताएँ कुछ और हैं। पहली प्राथमिकता तो लोगों का पेट भरना होगा ना, उसके बाद R&D पर जाएंगे। लेकिन R&D से ही हमने लोगों का पेट भरना भी संभव बनाया। ये कैसे कह रहा हूँ मैं? वो इस तरीके से कह रहा हूँ क्योंकि हरित क्रांति अगर नहीं होता, हरित क्रांति क्या है भाई? तो भारत में उन्नत किस्म की गेहूं को लगाना, यही तो है हरित क्रांति। बताइए मुझे। और इसरो को क्यों स्थापित किया गया था? इसरो जो बाकी जो नासा या अलग अलग एजेंसियों के नाम सुनते हैं वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए स्थापित किए गए थे, जबकि इसरो जो था उसका पहला लक्ष्य था भारत के लोगों के जीवन को आसान बनाना। इसलिए इसरो के प्रारंभिक जो सैटेलाइट हैं वो मौसम के हैं, कृषि संबंधित हैं, खनिज संपदा को ढूंढने से संबंधित हैं, टेलीविज़न को लेकर है, संचार को लेकर है प्रारंभिक सैटेलाइट उसके, न कि एक्सप्लोर करने को लेकर। अब एक्सप्लोर के लिए मिशन चलाया जा रहा है, मार्स मिशन अब चलाया जा रहा है, न कि उस समय चलाया गया था।
तो R&D ने कहीं न कहीं भारत के बुनियादी ढांचे को तो मजबूत किया ही है हमेशा से, आगे भी करेगा। इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस आर्टिकल को ख़त्म करते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है आपके लिए। अगली न्यूज़ देखिए क्या है कि एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड जो है इसको स्थापित किया गया है कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। और इसका क्या काम होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में इसको स्थापित किया गया है और 100 एकड़ के फैसिलिटी है, करीब में 25 फीट हाइट है इसका रखा गया और इसको स्थापित किया गया। इसका क्या काम होगा, एटमॉस्फेरिक रिसर्च जो होगा उसको कंडक्ट करना और यही इसका मुख्य काम होगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ART इज़ एन ओपन फील्ड फोकस्ड ऑब्जर्वेशन एंड एनालिटिकल रिसर्च प्रोग्राम। ऑब्जर्वेशन और एनालिटिकल रिसर्च प्रोग्राम है जो किसके लिए करवाया गया है, तो ग्राउंड बेसिस पर जो ज़मीनी स्तर है उस पर हवा की रफ्तार क्या है, एयर प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, इन सब के ऑब्जर्वेशन के लिए उसको स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड जो है इसको स्थापित किया गया है। ओके, अगला देखिए क्या है। देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में यहाँ बता देता हूँ कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM जो पुणे है उसकी मदद से इसको स्थापित किया गया है। और कहाँ पर, तो MP में भोपाल के नज़दीक में सीहोर है, वहीं पर इसको स्थापित किया गया है। 2018 से इसका निर्माण चल रहा था, अभी निर्माण पूरा हो गया है। यह सुविधा हमें क्लाउड सिस्टम, भूमि वायुमंडलीय सिस्टम और कम दबाव वाली प्रणालियाँ, तनावग्रस्त मौसम की ट्रैकिंग को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। मतलब कहने का सीधा सा मतलब ये है कि मौसम को समझने में हमें काफ़ी मदद मिलेगा इससे। ओके, मानसून के मौसम के दौरान वर्षा, जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित हो गई है। ART सुविधा से प्राप्त आंकड़ों को समेकित किया जाएगा, पूर्वानुमानों को और बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा। इस सुविधा में लगभग 25 उच्च स्तरीय उपकरण क्रियाशील हैं, जैसे एरोसोल अध्ययन के लिए एथेलोमीटर, क्लाउड कंडेंसेशन, नाभिक काउंटर, बादलों के आकार को मापने के लिए लेजर सीलोमीटर, बारिश की बूंद की आकार वितरण की गणना के लिए माइक्रो रेन रडार। ये सब कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें लगाए गए हैं जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मौसम के बारे में अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा का बैंड क्लाउडर रडार, सी बैंड डॉपलर मौसम रडार इस क्षेत्र में वर्षा वाहक प्रणालियों की आवाजाही पर नजर रखने में भी सहायक होंगे और इसीलिए इसको MP में भी लगाया गया है ताकि हम मानसून को भी अच्छे से क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। ओके, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये ART जो है इसको स्थापित कहाँ पर किया गया है, तो MP के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में इसको स्थापित किया गया है। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या, अगला न्यूज़ है कि संगीत कलानिधि अवार्ड जो है वो वोकलिस्ट हैं TM कृष्णा, इनको प्रदान किया गया है। संगीत कलानिधि अवार्ड जो होता है ये कार्नेटिक म्यूजिक में, जिसके बारे में अभी आपको समझाऊंगा, उस म्यूजिक का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है। कार्नेटिक यानी कि कर्नाटक संगीत का। कर्नाटक संगीत का कर्नाटक से केवल लेना देना नहीं है। कर्नाटक का तमिल भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है शुद्ध। कर्नाटक का तात्पर्य क्या होता है, कर्नाटक में तमिल भाषा में शुद्ध होता है। तो ये भारतीय संगीत की एक शुद्ध शैली है जिसमें किसी भी बाहरी संगीत का कोई भी मिश्रण नहीं पाया जाता है। कार्नेटिक शैली भारत के दक्षिण के जितने भी राज्य हैं उन सभी में ये गायन किया जाता है। जैसे तमिल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद से तेलुगु संस्कृति वाला आंध्र प्रदेश हो गया, और मलयालम, कर्नाटक, इन सभी जगहों पर, तेलंगाना, इन सभी जगहों पर कार्नेटिक म्यूजिक ही परफॉर्म किए जाते हैं। कार्नेटिक म्यूजिक भारत के असली म्यूजिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए भारत में दो म्यूजिक की शैली है। मैंने एक दिन और बताया था, एक होता है हिंदुस्तानी जो उत्तर भारत का है, नॉर्थ इंडिया का है, और एक है कार्नेटिक जो दक्षिण भारत का है। कार्नेटिक सी से लिखते हैं, के से नहीं लिखते हैं, कार्नेटिक। ओके, तो कार्नेटिक म्यूजिक जो है ये दक्षिण भारत में है और हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है ये उत्तर भारत में है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में बाहरी जो म्यूजिक के प्रभाव भी दिखते हैं हमें, जबकि कार्नेटिक म्यूजिक 100% इंडियन म्यूजिक है, शास्त्रीय संगीत है, पुराना शास्त्रीय संगीत ही है। कार्नेटिक म्यूजिक बहुत फेमस रहा है हमेशा से ही, बहुत पुराना म्यूजिक है सिस्टम, इसको समझते हैं ज़रा। बाकी इनका नाम ध्यान में रखिएगा। संगीत कलानिधि अवार्ड भी जो है ना, ये अवार्ड भी कोई आज का नहीं है, काफ़ी पुराना अवार्ड है और कांग्रेस के सेशन के दौरान इसको शुरू किया गया था। मद्रास में जो संगीत अकादमी है उसके द्वारा इस अवार्ड को प्रदान किया जाता है। ओके, देखिए संगीत कलानिधि अवार्ड के बारे में पहले पढ़ते हैं। संगीत कलानिधि पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। कार्नेटिक संगीत में, कार्नेटिक म्यूजिक में, कर्नाटक संगीत में सबसे ऊंचा अवार्ड इसको माना जाता है।
इसमें विजेताओं को एक स्वर्ण पदक और विरुद्ध पत्र प्रदान किया जाता है। मद्रास संगीत अकादमी जो है, मद्रास में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन 1927 के आयोजित संगीत सम्मेलन में मद्रास संगीत अकादमी की स्थापना पर विचार रखा गया था। इस प्रकार आईएनसी मद्रास अधिवेशन 1927 की एक शाखा है। यह अकादमी कर्नाटक संगीत को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जरा कर्नाटक संगीत के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि इसके बारे में आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है। जैसे पूछेगा स्वराज, जाति, लक्षण, गीतम, ये सब किससे संबंधित है? का तो कार्नेटिक म्यूजिक से संबंधित है। इस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं पीटी में। कर्नाटक संगीत शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारत की शैली है। यह संगीत अधिकांशतः भक्ति संगीत के रूप में होता है। इसके अंतर्गत अधिकतर रचनाएं हिंदू देवी देवताओं को संबोधित होती हैं। तमिल भाषा में कर्नाटक का आशय प्राचीन, पारंपरिक और शुद्ध से है। कर्नाटक संगीत की मुख्य विधाएं निम्नलिखित हैं। कौन सा है? पहला है अलंकारम। सप्तक के स्वरों की स्वरावलियों को अलंकारम कहा जाता है। इसका प्रयोग संगीत अभ्यास के लिए किया जाता है। जो सारे गामा पौधा निशा है उसी की बात हो रही है। लक्षण गीतम, यह गीत का एक प्रकार है जिसमें राग का शास्त्रीय वर्णन किया जाता है। पुरंदर दास के लक्षण गीत कर्नाटक में पाए जाते हैं। इनके नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। कई बार संतों के नाम आपसे पूछ लिए जाएंगे कि ये जो निम्नलिखित संत हैं या आर्टिस्ट हैं, ये किस संगीत से बिलोंग करते हैं। ओके। स्वरा जाति या प्रारंभिक संगीत शिक्षण का अंग है। इसमें केवल स्वरों को ताल तथा राग में बांटा जाता है। इसमें गीत अथवा कविता नहीं होती। इसी को स्वरा जाति कहा जाता है। आलापनम, अब ये क्या होता है भाई? आलापनम आकार में स्वरों का उच्चारण आलापनम कहलाता है। इसमें कृति का स्वरूप व्यक्त होता है। इसके साथ ताल वाद्य का प्रयोग नहीं किया जाता है। कलाकृति, पल्लवी कलाकृति में गायक को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूर्ण अवसर मिलता है। द्रुत कलाकृति और मध्यम कलाकृति इसके दो प्रकार होते हैं। पल्लवी में गायक को राग और ताल चुनने की छूट होती है। अब देखिए, ये जो अलग अलग शब्द आपको दिख रहे हैं, ये इन शब्दों को ध्यान में रखिएगा। कई बार यही सब चीज़ें पूछ ली जाती है कि ये किससे बिलोंग करते हैं, कहाँ बिलोंग करता है, तो इस प्रकार से पूछा जाता है। तिल्लाना, तिल्लाना में निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें लय की प्रधानता होती है। इससे प्रयुक्त निरर्थक शब्दों को चेल्लू कुट्टेटू कहते हैं। पदम, जवाली, ये गायन शैली उत्तर भारतीय संगीत की विधाएं ठुमरी, ठप्पा, गीत आदि से मिलती जुलती हैं। ये शैलियाँ सुगम संगीत के अंतर्गत आती हैं। इन्हें मध्य लय में गाया जाता है। पदम श्रृंगार प्रधान ये तथा जवाली अलंकार व चमत्कार प्रधान होते हैं। देखिए, अलग अलग संगीत की अलग शैलियाँ हैं, उनसे संबंधित चीज़ें हैं। इसको बस याद कर लीजिए। इसको समझना आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक ना? तो याद करना भी ज़रूरी है। यूपीएससी ने पूछा था कुछ दिन पहले ही कर्नाटक संगीत के बारे में। संत त्यागराज के बारे में पूछा था। संत त्यागराज का नाम आपने सुना होगा। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक कहलाते हैं संत त्यागराज। भजनम, यह गायन शैली भक्ति भावना से परिपूर्ण होती है। इसमें जयदेव और त्यागराज आदि संत कवियों की पदावलियाँ गाई जाती हैं। राग मलिका, इसमें रागों के नामों की कवितावली होती है। जहाँ जहाँ जिस राग का नाम आता है वहाँ उसी राग के स्वरों का प्रयोग होता है, जिससे रागों की एक माला सी बन जाती है। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत, अब इसके समानताएं और विषमताओं को हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय संगीत के विकास के दौरान हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के रूप में दो अलग अलग उप प्रणालियों का उदय हुआ। कौन कौन से? एक है हिंदुस्तानी संगीत की शैली, जो नॉर्थ इंडिया में जो आप सुनते हैं वो है, और दक्षिण भारत में शुद्धतम संगीत की शैली है, जिसको कार्नेटिक संगीत शैली कहा जाता है। ये दोनों शब्द पहली बार हरिपाल को संगीता सुधाकर, हरिपाल की संगीत सुधाकर एक किताब है जिसमें लिखी गई है इन दोनों को अलग अलग, जिसमें हिंदुस्तानी शैली और कार्नेटिक शैली का सबसे पहली बार अलग अलग करके जिक्र किया गया है। जो हरिपाल हैं, ये लेखक हैं, इन्होंने संगीत सुधाकर नामक किताब लिखा है। उसी में इस चीज़ की चर्चा हमें सबसे पहली बार मिलती है। यही पूछ लेगा कि संगीत सुधाकर जो है कहाँ पर, किसके द्वारा रचित है। बहुत फेमस किताब है ये। समानताएं क्या हैं? दोनों ही शैलियों में शुद्ध तथा विकृत कुल 12 स्वर लगते हैं। दोनों शैलियों में शुद्ध तथा विकृत स्वरों से थाट या मेल की उत्पत्ति होती है। मतलब जो बेसिक है संगीत का वो एक ही है, ठीक ना? जन्य जनक का सिद्धांत दोनों ही स्वीकार करते हैं। दोनों ने संगीत में सुर ताल के महत्व को स्वीकार किया है। दोनों गायन में आलाप व तान का प्रयोग होता है। विषमताएं क्या हैं? कर्नाटक संगीत समरूप भारतीय परंपरा का है, जबकि हिंदुस्तानी संगीत एक विषम भारतीय परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में लखनऊ, जयपुर, किराना, आगरा आदि जैसे विभिन्न घराने हैं, वही कर्नाटक संगीत में इसके तहत घराने नहीं मिलते हैं। सबसे मूलभूत अंतर तो यही है। कर्नाटक संगीत यानी कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत यानी कि आगरा घराना, उसके बाद से ग्वालियर घराना हो सकता है, जयपुर घराना हो सकता है, बिहार में दरभंगा घराना है, बनारस घराना है। घराना का मतलब वहाँ के समर्थित राजा वगैरह जिन्होंने संगीत को ज़्यादा बढ़ावा दिया था। ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, जिसमें एक है त्यागराज, उसके बाद है मुथुस्वामी सितार और श्यामा शास्त्री। ये तीन जो हैं इनको ट्रिनिटी यानी कि त्रिमूर्ति कहा जाता है कार्नेटिक संगीत का।
संत त्यागराज के बारे में यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है और इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इनको ट्रिनिटी कहा जाता है, किसका? तो कार्नेटिक म्यूजिक का। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला देखिए न्यूज़ क्या है। अगला है कि भाई इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर शानदार सा एक ऑपरेशन चलाया, जिस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन संकल्प नाम था, ऑपरेशन संकल्प, जिसके तहत क्या हुआ? एयरफोर्स और नेवी ने सोमालियन पायरेट्स को पकड़ा, उनको सरेंडर करवाया और एक जहाज़ को मुक्त करवाया है। तो आपसे ये तो नहीं पूछा जाए कौन कौन से जहाज़ों ने क्या भाग लिया था। इसमें INS कोलकाता भी शामिल था, इंडियन एयरफोर्स का C-17 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो भी शामिल था। उसके बाद से एयरफोर्स और नेवी दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन था ये, जिसमें क्या किया गया कि पायरेट्स को सरेंडर करवाया गया और जिनको उन्होंने किडनैप कर रखा था उनको वहाँ से मुक्त करवाया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने इसके लिए ट्वीट किया था, उस ट्वीट को मैं दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपको फैक्ट क्लियर हो जाए। फैक्ट ही आपसे पूछा जाएगा। देखिए यही है वो ट्वीट जो इंडियन एयरफोर्स ने किया था, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने मिलकर एक ऑपरेशन किया है और इसका नाम दिया था ऑपरेशन संकल्प। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, यही आपके पीटी का फैक्ट है सबसे इंपॉर्टेंट। अगले टॉपिक पर चलते हैं। और तो इसमें नहीं कुछ पूछेगा आपसे, और ऑपरेशन सफल रहा और हमने उनको पकड़ा भी है, पायरेट्स को। सोमालिया के पायरेट्स थे और आए दिनों तो ये घटनाएं बढ़ ही गई हैं हिंद महासागर में, खासतौर से अरबियन सागर के हिस्सों में। ओके, पता ही है आपको, ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं काफ़ी ज़्यादा। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या। अगला न्यूज़ है पीटी फैक्ट आपका। साउथ कोरिया में, दक्षिण कोरिया में सियोल जिसकी राजधानी है, वहाँ पर डेमोक्रेसी समिट आयोजित किया जा रहा है। US सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो गए हैं वहाँ पर भाग लेने के लिए। कौन सा समिट? तो डेमोक्रेसी समिट। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया हाल फिलहाल में? तो ये दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया। ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों आयोजित किया जा रहा है, कहाँ पर आयोजित किया है। देखिए दरअसल में चीन जो है वो वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, तो उसके अगल बगल के जितने देश हैं वो सब आयोजित करते हैं डेमोक्रेसी समिट। और इसको में कौन कौन भाग लेगा? तो चीन के जो बगल में देश हैं जैसे फिलीपींस हो गया या साउथ कोरिया हो गया, वो सब देश भाग लेते हैं। US की अगुवाई में एक छोटा सा संगठन है ये, और इसका आयोजन साल दर साल होता रहता है। इसको बस ध्यान रखिएगा कि डेमोक्रेसी समिट कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया है। अगले न्यूज़ पर चल। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि एक सीमा, क्या है ये? SIMA इसका नाम है और इसको गूगल ने बनाया है। क्या है ये? तो एक डीप माइंड्स न्यू AI है जो इतना ट्रेंड है कि ये गेम भी खेल सकता है। आप इसको अपनी भाषा में इंस्ट्रक्शन देंगे, आप बोलेंगे कि ये करो वो करो, तो ये नेचुरल लैंग्वेज को भी प्रोसेस करके बनाया जा सकता है, काम करता है ये। और जैसे AI है, AI पर आधारित जैसे ChatGPT है या जेमिनी है, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म का आप नाम सुनते हैं, उनमें एक डेटाबेस उनका फिक्स होता है, उसी का आधार पर वो आउटपुट देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ऐसा नहीं है, ये खुद से भी कई सारी चीज़ें जनरेट कर सकता है। तो आज तक का सबसे पावरफुल टूल इसको माना जा रहा है। क्या नाम है इसका? सीमा नाम है, जो गूगल ने बनाया है इसको। और ये जो नया AI का सिस्टम है, ये गेम भी खेल सकता है। गेम खेलना आसान नहीं होता है AI के लिए, क्योंकि गेम में आपको अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हिसाब से क्या करना पड़ता है, तो एक्ट करना पड़ता है, और ये AI नहीं कर सकता था अब तक। लेकिन अब जो ये AI बनाया गया है, ये खुद से भी कुछ काम को कर सकते हैं। इसको डिजिटल एक्सप्लोरर भी कहा जा रहा है। डिजिटल एक्सप्लोरर क्यों कहा जाता है? नई नई चीज़ें सीखना और उसके आधार पर एक्ट करना, इसका एक हुनर माना जाता है AI का। बिल्कुल AI की बात कर रहा हूँ मैं, इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। इसको बस ध्यान में रखिएगा कि सीमा जो है SIMA, ये गूगल ने बनाया है और ये अब तक का सबसे एडवांस AI सिस्टम माना जा रहा है। तो बस यही था आज का न्यूज़ एडिशन में, इतना ही रखते हैं। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा, और पढ़िए, रेगुलर अच्छे से पढ़िए, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास पढ़ने के अलावा। इन सब चीज़ों पर मत ध्यान दीजिए, पेपर लीक और ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं है। अपने एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए केवल। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।